नीरज साहब, कहते हैं कि कोविड कहीं पर गया नहीं था, कोविड बस छिप गया था। और छिपा हुआ वायरस कब वार कर दे तो ये आपको पता नहीं है, किस तरीके से वार कर दे ये आपको पता नहीं है। डेफिनेटली मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्टनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके आसपास ऑन ग्राउंड कितनी ज़्यादा अलर्टनेस आप देख रहे हैं, और अगर लापरवाही है तो इस लापरवाही का खामियाजा बड़ा हो सकता है, इस बात से तो कम से कम लोग अवेयर हैं। इसमें हाँ सर, बोलिए। ये क्या है ना कि जो आप कह रहे हैं बात सही है, अभी इसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चाहे हॉस्पिटल्स हो, मैं देख रहा हूँ जो पेशेंट्स चाहे क्यू में बैठे हों, अभी तक मास्क और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं लगा रहे, कम यूज कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ध्यान रखिए कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बताए गए थे पहले, उनको सभी को फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट जब वो हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लोग इन्फेक्टेड आते हैं या क्लिनिकल हॉस्पिटल में जाते हैं। मैंने देखा कि अभी ये बात आपकी सही, चाहे क्यू में लगे हों, कुछ लोग तो लगाते हैं, बाकी अभी आप बहुत मतलब अगर हम एवरेज देखते हैं तो शायद 100 में 90% नहीं लगाते हैं, 10% भी मुश्किल से लगाते होंगे, ऐसे मान के चलिए। तो ये जो है उनको चाहिए कि अभी इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करना चाहिए सभी को, स्पेशल जब भी वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं या कहीं पे पब्लिक गैदरिंग जहाँ पे है, वहाँ पे हमें पता नहीं होता है किसको इन्फेक्शन है। और जैसे कोई छींकता है, बहुत सारे पेशेंट हैं जैसे कफ कोल्ड के साथ आते हैं और वो छींक रहे हैं या उनको फीवर है, तो अभी आपको नहीं पता होता है। और ऐसे पेशेंट से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो मास्क जरूर लगा के ही हॉस्पिटल में आए, और वैसे भी लगा के रखें तो घर में भी दूसरे भी रहें, अपने को आइसोलेट करके रखें। तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, अब वक्त आ गया है ताकि हम इस चीज़ से जल्दी बाहर निकल सकें। ठीक है। ये नरेश चावला सर, mRNA वैक्सीन को लेकर इधर काम चल रहा है क्या, एक बात। दूसरा, जो मॉडर्ना वैक्सीन इससे पहले, या फिर जेपोमेरिन वैक्सीन हमारे पास, और कोवोवैक्स और नोवावैक्स, ये सारी की सारी जो वैक्सीन्स हमारे पास हैं अवेलेबल, क्या इनका भी असर एट द मोमेंट फौरी तौर पर लिया जा सकता है, हो सकता है बॉडी पर, अगर इन वैक्सीन्स को हम लेते हैं? दूसरी तरफ सर, राज्य सरकारें आपको किस मोड में अभी नजर आ रही है, क्योंकि स्क्रीन पर भी सर चल रहा है, ऐसी बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने फैसला लिया है स्कूलों में बच्चों के जाने को लेकर, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। जो डॉक्टर्स हैं जैसे झारखंड में, वहाँ पर उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों को और ज़्यादा बेहतर या एट रेडी मोड में इस वक्त लाने की ज़रूरत है। सरकार के स्तर पर किस तरीके की तैयारी इस वक्त आप देख रहे हैं? क्योंकि पूर्णा वैक्सीनेशन के बारे में मैं ज़्यादा विस्तार में बताऊंगा। मैं बता दूं आपको कि हमारे देश में तकरीबन 222 करोड़ वैक्सीनेशन लगी थी, जो 2 डोजेस थी। ऑलमोस्ट 110 करोड़ लोग प्रोटेक्टेड हैं। बूस्टर ज़्यादातर लोगों ने नहीं लगवाया था। उसके ऊपर एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इस टाइम जहां तक मैं समझता हूँ हम सब हर्ड इम्यूनिटी से बचे हुए हैं। दूसरा, मत भूलिए जिनको वैक्सीन लग गई या जिनको कोरोना हो गया और वो बच भी गए, वो कई ऐसे सब क्लिनिकल केसेस जिनको कोरोना हो तो गया लेकिन इतना कम हुआ कि उससे इम्यूनिटी डेवलप हो गई और वो बच गए। तो मैं समझता हूँ इंडिया एज ए सोसाइटी पूरी तरीके से बची हुई आज भी है। दैट इज वाई जो कोरोना, जो ये नया कोरोना JN1 टाइप और दूसरे वेरिएंट्स आए हैं, इनका ज्यादा कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं है। इनकी लिथैलिटी और वेवलेंस बहुत ही कम है। तीसरा, आपने सवाल पूछा क्या कोई नई वैक्सीन, मत भूलिए जो पिछली वैक्सीन थी, चाहे वो ऑक्सफोर्ड से मॉडर्ना बन के आई थी या हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान में बनी थी, सबके ऊपर सवाल उठे थे कि वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सम साइड इफेक्ट्स। तो इतनी आसानी से, और मत भूलिए जब पिछली बार कोरोना में हमने वैक्सीन लगाई थी, वो वैक्सीन अप्रूव्ड थी ओनली फॉर इमरजेंसी यूज, इमरजेंसी अप्रूवल। उनकी पूरी तरह जांच नहीं हुई थी। अभी आपको बता दूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन की मैस प्रोडक्शन बंद कर दी है क्योंकि वो माल बिक नहीं रहा था, हमें शायद उसकी जरूरत नहीं थी। तो हमारे पास कोई अभी रेडी स्टॉक्स नहीं है। लेकिन और मैं ये भी आपके दर्शकों को बता दूं, एज ऑफ टुडेज सिचुएशन देयर इज नो इंडिकेशन फॉर मैस वैक्सीनेशन। जब पिछली बार पेंडेमिक हुआ था, मैस वैक्सीनेशन की जरूरत थी।
अभी मैक्स वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। आप मुझसे पूछेंगी क्या कल स्थिति बदल सकती है, तो ऐसा लग नहीं रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, वी आर प्रोटेक्टेड, नंबर 1, नंबर 2, द लेटेस्ट वेरिएंट्स आर लेस वेरुलेंट एंड लेस लीथल। इस सब को देखते हुए आई थिंक फिलहाल तो आम जनता के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करो। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, इंक्लूडिंग हांगकांग, इन कंट्रीज में लोग साल भर पूरा अपना पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मास्क पहन के जाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम भीड़ भाड़ भी ज्यादा करते हैं, प्रिकॉशन लेते। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि वैक्सीनेशन की जरूरत है या नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। ये तो शुक्र बनाइए कि हमारे 65 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए कुंभ में, वो कुछ नहीं हुआ उसके बाद ही आया है। तो एज ऑफ टुडे नथिंग टू पैनिक, वेट एंड वॉच इज द ओनली टिकटम, प्लस अपनी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना, यही मेरे विचार में सबसे बड़ा प्रिवेंशन भी है और इलाज भी है। ठीक है। अब अनुराग भार्गव सर, एमसीसीडी की रिपोर्ट जो आई और उसमें 2021 की, उसमें बहुत भयानक आंकड़े दिए गए थे। हमने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी, एज अ जर्नलिस्ट सिचुएशन को देखा, लोगों को कितनी परेशानियां हुई, एक एक बेड के लिए लोग किस तरीके से मुश्किल हालात में फंसे थे, जिससे जैसे मदद बन पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, वो सब कुछ हमने एक फेज देखा। और जो एमसीसीडी की रिपोर्ट कहती है वो बड़े नंबर्स दिखाती है। आपको लगता है कि जो बूस्टर डोज लोगों ने नेग्लेक्ट की, उसकी वजह वो सारी भ्रांतियां थी जो फैली बीच बीच में, कि आपने जो पहली वैक्सीन ले ली, आपने जो दूसरी वैक्सीन ले ली, उससे आपको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा बढ़, ऐसे बहुत सारी बातें भी चली, कहीं ना कहीं लोगों ने रिफ्रेन किया इसीलिए बूस्टर डोज की तरफ जाने से? देखिए, हम लोगों के देश में क्या होता है कि एक तरफ तो जो सिचुएशन रहती है उसको हैंडल करने के लिए लोग जुट जाते हैं, और दूसरी तरफ उस सिचुएशन को लोग वर्सन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ये है। बाद में इंक्वायरी जब होके आई तो पता चला सब जगह ऑक्सीजन थी। आज के इस प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे जितने भी जिला अस्पताल हैं, इवन कई CHCs पे जो हैं वो ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, और वो ऑक्सीजन प्लांट ऐसे हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी भर देते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी तो आप कभी होने के सवाल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीन जो बूस्टर डोज अवॉइड किया गया, तो वो अवॉइड इसलिए भी हुआ कि काफ़ी लोगों को ये हो गया, या किसी के घर में अगर कोरोना हो गया तो बाकी लोगों को भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से उनको भी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वैक्सीनेशन तो अपने आप ही एक तरीके से, जैसे डॉक्टर रवि सिंह साहब ने कहा कि पूरे जनता में पूरे हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो गई। बट वैक्सीनेशन तो सर कंपलसरी किया गया था ना गवर्नमेंट की तरफ से भी? गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी किया गया था, और लेकिन मुझे याद है कि हम जब तक ऐप में अपने टिक मार्क नहीं दिखाते थे तो इनफैक्ट एंट्री मिलना बड़ा मुश्किल था कहीं पर भी। इनफैक्ट ट्रैवल पर्सपेक्टिव से भी इट वाज कंपलसरी। नहीं, वैक्सीनेशन उस समय कंपलसरी तो था, लेकिन जो आप कह रही हैं वो ये नहीं था। वो आपका था कि आपको कोरोना नहीं है, इस बात का सर्टिफिकेट दिखाइए। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप कोरोना नहीं है, प्लेन में जा रहे हैं तो कोरोना नहीं है, इसका सर्टिफिकेट आप दिखाइए। क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना हो जाता है, तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए था कि आप कोरोना आपको नहीं है तो आप अंदर प्लेन में जा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन तो वो था, वॉलंटरी था। आप अगर सेंटर पे जाते हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो और अपने कागज़ दिखाते हैं या अपने फ़ोन नंबर से उसको लगवाते थे, तो वो लगाया जा रहा था। पर वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट सभी का हुआ, और बूस्टर डोज भी काफ़ी लोगों को लगी, और मेडिकल और पैरामेडिकल वर्कर्स और डॉक्टर्स को तो तीसरी डोज भी लगाई गई। तो वो सब पूरा प्रिकॉशंस लिए गए। इस समय हमारे पास सिचुएशन ये है कि हर अस्पताल में कोविड बेड्स अवेलेबल हैं। आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत अच्छी हालत में हैं। वेंटिलेटर्स तो हर अस्पताल में 100 से भी ज़्यादा हैं, अवेलेबल हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और सिलेंडर भरने की अपनी इनबिल्ट सुविधाएं हैं, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो इसलिए किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब अस्पताल में कोई दिक्कत आएगी, और अभी से बेड रिजर्व हो गए।
तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और चूंकि मैंने सब वो मेंशन किया कोविड के सर्टिफिकेशन, वैक्सीन के सर्टिफिकेशन वाला, मुझे याद है कि मॉल्स में ख़ास तौर पर अगर एंट्री करनी होती थी तो आपको ये दिखाना पड़ता था कि आपने वैक्सीन सारी की सारी लगाई हैं, बिकॉज वो खुद प्रोटोकॉल को मैं फॉलो करती थी, इसीलिए मुझे याद है। डॉक्टर अनामिका चौधरी, हमें बाकी चीज़ें गाइडलाइन सरकार की तरफ से आने के लिए अभी कितना वेट करना होगा? कहने का मतलब मेरा ये है कि इससे पहले हमने ट्रैवल एडवाइजरीज को लेकर भी बहुत स्ट्रिक्टनेस देखी थी, और क्योंकि बाहर के देशों में भी कोविड फैल रहा है, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आने के लिए अभी कुछ वक्त है, या जैसे केसेस बढ़ रहे हैं फौरी तौर पर शायद कुछ ही दिनों में ऐसी एडवाइजरी सरकार की तरफ से आ भी जाए? ओके, और सबसे पहले ना आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग जो डॉक्टर अनुराग ने भी बोला है उसमें, वी ऑल्सो हैव सेट अप फ्लू क्लिनिक्स। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने फ्लू क्लिनिक्स भी स्टार्ट कर दिए वेयर वी स्क्रीन द पेशेंट्स। तो स्क्रीनिंग करने के अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बेड रिजर्वेशन और हमारी सबकी तैयारी हॉस्पिटल पॉइंट ऑफ व्यू से या एज डॉक्टर्स पूरी है। ये चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, कमिंग टू योर क्वेश्चन, अभी जो है आईसीएमआर की गाइडलाइंस जो हैं जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं उसमें ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बेसिकली वो हम डिवाइड कर रहे हैं अपनी केसेस को इनटू माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर केसेस। माइल्ड केसेस वो हैं जिनको सिर्फ सिम्टम्स लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स हैं, जैसे खांसी है, बुखार है, बट दीज आर द पेशेंट्स जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, एज इज लेस देन 60, प्लस ऑल्सो द सैचुरेशन इज मोर देन 93%। देन कम्स द मॉडरेट केसेस जिनको फीवर थोड़ा ज़्यादा प्रोलॉन्ग है, 5 डेज से ज़्यादा, सिवियर कॉफ जिनको आ रहा है मोर देन 5 डेज, एंड द सैचुरेशन इज कमिंग बिटवीन 90 to 93%। इन केसेस को हम लोग वार्ड एडमिशन दे रहे हैं फॉर बेटर मॉनिटरिंग, एंड इफ रिक्वायर्ड वी आर ऑल्सो बिसाइड्स उनको हीमोडायनामिकली मॉनिटर करने के अलावा वी आर गोइंग फॉर सीटी एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस ऑल्सो। देन कम्स द सिवियर केसेस। अगर किसी का भी रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा है या सैचुरेशन 90% से ज़्यादा बिलो है तो हम उनको सिवियर केसेस में लेबल कर रहे हैं, जिनको हम लोग HDO या ICUs में रख के ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का या फिर HNFNC हो गया या फिर इंट्यूबेशन, मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट, वो हम दे रहे हैं। सो ICMR की साइड से अभी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आ गई हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, एंड वी आर कैटेगराइजिंग द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। बिसाइड्स दैट अभी इतना हमें, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इस पैनल पे, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल में, मोस्ट ऑफ दोज केसेस आर माइल्ड केसेस दैट वी आर गेटिंग। ऑलमोस्ट 80% केसेस माइल्ड हैं जिनको सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जिनको हम लोग जो है होम आइसोलेशन रेकमेंड कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बिसाइड्स दैट जो प्रिवेंटिंग मेजर्स हैं, मास्क पहनना, बाहर नहीं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना, वो सब चीजें हम लोग कर रहे हैं एडवोकेट। ठीक है डॉक्टर, 10 सेकंड बस आपका एक क्लोजिंग, और डॉक्टर अभी आपका भी एक क्लोजिंग कमेंट लेके बस खत्म करूंगी। डॉक्टर नीरज आपके साथ। जी, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं सभी प्रॉपरली फॉलो करें, और हेल्दी डाइट लें, और प्रॉपर नींद लें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और जैसे जो बताए गए नाक, आँख और मुंह, इन सबको टच ना करें। हॉस्पिटल जाएं तो ज़रूर मास्क लगा के रखें, जहाँ पब्लिक गैदरिंग वहाँ मास्क लगा के रखें। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि अभी पैनिक करने की कोई बात नहीं है। हाँ, हमें पता है कि कोविड है, इसके ऐसे सिम्टम्स हैं, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ी सी ना जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, दैट इज़ ऑल, एंड जस्ट कीप अ क्लोज वॉच ऑन द ओवरऑल सिचुएशन, ताकि अगर चीज़ें वर्सन करें तो हमें टाइमली पता चल जाए कि क्या करना है। बिल्कुल, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस वक्त मुझे लगता है की है किसी भी तरीके के वायरस से एक्सपोजर को खुद को बचाने के लिए।